में आपका स्वागत है। देखिए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो हो जाइए हमारे साथ एक यात्रा पर। और ये यात्रा कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की नहीं है, ये यात्रा आपके जुनून की, आपके जोश की, आपकी केमिस्ट्री की, आपकी उमंग की, आपके फ्यूचर की। तो इसी जोश तथा उम्मीद के साथ आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर। हाँ दोस्तों, रासायनिक बलगतिकी के तीसरे लेक्चर के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे कि वेग नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, और इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाता है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ने खराब करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए कि जो हमारा वेग नियम है, वेग नियम एक प्रायोगिक आधार पर निकाला गया। तो यहां पे अपन लिख देंगे ये प्रैक्टिकली प्राप्त वैल्यू है। याद रखिए, ये प्रैक्टिकली रूप से निकाला गया था। अब देखिए, वेग नियम को समझने से पहले हमें एक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। यहां पे आप देखिए कि जो N1 है ये A के मोल है और N2 ये B के मोल है, और ये मिलके यहाँ पे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करें। यहाँ पे जो N1 है ये A अभिकारक के मोल है, N2 है ये B अभिकारक के मोल है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक है। तो वेग नियम क्या कहता है, इसको आप ध्यान से समझिए। वेग नियम यह बोलता है, यहां पे अपन बात करेंगे कि इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, और यही वेग नियम। ये तो अपन इसकी थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो देखिए। अब अपन देखने वाले हैं कि ये जो रियली क्या बता रहा है, इसका जो मैथमेटिकल या इसकी क्या समीकरण बनने वाली है उसको अपन देखेंगे। तो यहां पे देखिए, अपन यहां पे लिखते हैं कि वेग समानुपाती किसके है। अब अभिकारक अपन यहां पे क्या बोला है कि अभिकारक बोला है, अभिकारकों की सांद्रता, तो यहाँ पे A की सांद्रता हो जाएगी। और A के मोल कितने हैं, यहाँ पे A के N1 मोल है, और B की सांद्रता हो जाएगी, और B के मोल आप देख सकते हैं यहाँ पे N2 है। यानी कि इन दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल को यहाँ पे वेग इसके समानुपाती हो गए। और याद रखिए, यहाँ पे जो इसके मोल हैं इसको आप सांद्रताओं के पावर में रखेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे रखा है कि N1 A अभिकारक के मोल हैं और N2 B अभिकारक के मोल हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि N1 N2 के हैं, यह अभिकारकों के मोल हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपको साइड में लिख देना है कि ये अभिकारकों के मोल है। अब देखिए, अपन जैसे ही समानुपाती के साइन को हटाते हैं एक नियतांक आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वेग इक्वल टू ये के नियतांक आ गया, और ये A की सांद्रता और A के मोल इनटू B की सांद्रता और ये B के मोल। तो हमारे पास वेग का बहुत ही अच्छा और रोचक यहां पर फॉर्मूला आ चुका है। इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड है। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये A क्या है, अभिकारक A की सांद्रता, यानी कि अभिकारक कोई भी हो सकता है, यहां पर आप और भी ले सकते हैं। और यहां पे जो B है ये हो जाएगी अभिकारक B की सांद्रता,
ये अपन ने यहां पर आपको बता दिया है। अब देखिए, ये तो हमारा वेग का फॉर्मूला हो चुका है, और यहां पे अपन यदि ये भी लिख सकते हैं कि जो N1 प्लस N2 है, ये अभिकारकों के कुल मोल हो जाएंगे, अभिकारकों के कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे अपन ये देखने वाले हैं कि यहां पे जो ये K आ रहा है हमारे पास, K ये क्या है। तो आप यहां पे गौर रखिए, इससे बोर्ड और अच्छे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। इस के को ही अपन क्या बोलेंगे, इसको वेग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, या इसको बोलते हैं वेग नियतांक, या इसका एक और नाम है बोला जाता है विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। अब अपन यहां पे देखेंगे कि जो वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या है, इसकी इकाई क्या है, और ये किस किस पे डिपेंड करता है, और साथ ही अपन देखेंगे कि एग्जाम में इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और वो भी अपन देखने वाले हैं। और तो आगे आप देखिए, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिंदगी में कुछ करना है तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, रटने से कुछ होता नहीं है। वो सिंपल रटने से एक दो क्वेश्चन होते हैं, वो सभी करते हैं। हमें कुछ अलग करना है, जरा हटके, और जरा हटके का मीनिंग है यहाँ पे कुछ अलग सोचना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। तो यहां पर अपने अब वेग स्थिरांक के बारे में, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक के बारे में क्या क्या अपने सूचना प्राप्त करेंगे वो देखेंगे। तो पहले तो अपन इसकी देखते हैं परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है, और दूसरे अपन देखेंगे इसकी निर्भरता क्या है, ये किस किस राशि पर डिपेंड करता है, और तीसरे अपन देखेंगे कि इसकी इकाई। यहां पे अपन ने इसका मात्रक नहीं बोलेंगे, इकाई बोलेंगे, क्योंकि जो वेग स्थिरांक है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होता है उसके लिए अपन यूनिट शब्द का प्रयोग ही करते हैं। यहां पे यूनिट अपन लिख देते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और डेफिनेशन में किसकी देख रहे हैं, के की देख रहे हैं, यानी कि वेग स्थिरांक की। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अपन ने पीछे लिखा है, क्या हो जाएगा कि वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक ए की सांद्रता, यानी कि इसके ए के कितने मोल हैं, N1 मोल है, और यहाँ पे B की सांद्रता, B के कितने मोल है, N2 मोल है। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे A की सांद्रता और B की सांद्रता को इकाई मान लूं, मतलब क्या है, मतलब देखिए, यदि A की सांद्रता इक्वल टू B की सांद्रता, और इसको मैं 1 मोल प्रति लीटर मानता हूं, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा वेग है ये किसके बराबर हो गया, ये वेग स्थिरांक के बराबर हो चुका है। तो ये ही इसकी परिभाषा यहां से आ चुकी है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर मानी जाए या 1 मानी जाए, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है। तो अपन यहां पे लिख देंगे किसकी परिभाषा, कि यदि अभिकारकों की सांद्रता अपने कितने लिए, इकाई लिए, इकाई मानी जाए, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि इसकी डिपेंडेंस किस पे है,
ये कौन सी राशि पे डिपेंड है, और यह पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, यानी कि 2014 में। तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि इसकी डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता किस पर है, किसकी, के की निर्भरता। तो यहां पे आप देखिए बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, वहां पे पूछा जाता है कि जो के की निर्भरता किस पे, तो क्या बताते हैं कि वेग पे निर्भर है और सांद्रता पे निर्भर है। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे जो निर्भरता है के स्थिरांक है, और स्थिरांक आएगा तो यहाँ पे न तो सांद्रता पे डिपेंड होगा और न इसके वेग पे डिपेंड होगा। ये किस पर निर्भर है, ये एक तो टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए जो कांस्टेंट है ना, ये टेम्परेचर पर तो हमेशा निर्भर ही रहता है। और दूसरा है उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। तो इन दो क्वांटिटी पे ये अच्छी तरह निर्भर रहता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप पोंछ करके उतार लीजिए। और आगे अपन बात करते हैं कि इसकी इकाई की, इसकी इकाई क्या होती है। तो यहां पे अपन इकाई की बात करने वाले हैं, आप पोंछ करके इसको उतार सकते हैं। अब देखिए अपन यहां पर बात करेंगे इसकी इकाई की, किसकी इकाई कैसे निकालते हैं। और इकाई भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पीछे वाले लेक्चर्स आपने सही देखे हैं तो आप आसानी से इसकी इकाई बता सकते हैं। देखिए इसकी इकाई की अपन बात करेंगे तो अपन लिख देंगे कि के की इकाई। पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था। तो यहां पे आप देखिए फॉर्मूला हमारे पास यह है कि वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक ए की सांद्रता, और इसके ए के मोल n1 है और बी की सांद्रता बी के मोल n2 है। तो देखिए पीछे वाले लेक्चर्स में अपन ने ये पढ़ा था कि जो हमारा वेग था, औसत वेग, इसको अपन क्या लिख रहे थे कि सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लगा समय। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे कि सांद्रता और इसमें लगा समय। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यानी कि अपन ने पीछे बोला था कि डेल सी अपॉन डेल टी, सी का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन है, अभिकारकों की भी है और उत्पादों की भी है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये वेग की अपन ने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि सांद्रता अपोन समय, और इसके जो पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे के की इकाई हमें निकालनी है। और ये भी दोनों क्या है, सांद्रता है। यदि यहाँ पे सांद्रता के जो आधार दोनों क्या है, बराबर है, तो और अपन ये बोलते हैं कि n1 प्लस n2 ये कुल मोल है। कुल मोल भी किसके हैं, अभिकारकों के हैं। तो लिख देंगे अभिकारकों के कुल मोल, और इसको मैं दर्शा रहा हूं n के द्वारा, यानी कि मैं यहां पे इसको दोनों के योग को n के द्वारा दर्शा रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा कि ये हो जाएंगे कि सांद्रता और यहाँ पे n, हमें तो ये निकालना, तो इसको अपन इस साइड में लेके जाएंगे। तो हमारे पास की सांद्रता अपोन समय, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये इसके बाद में जाएगा तो ये हो जाएगा सांद्रता की पावर है n, और यहाँ पे के। अब देखिए अपन जैसे इस पावर में ये ऊपर आएगा तो ऊपर आते ही ये 1 माइनस, यानी कि दोनों की जो आधार है वो क्या है, समान है। और ये भाग में है, तो भाग में यदि आधार समान है तो इनके घातांक माइनस होते हैं। तो अपन इसको क्या लिख देंगे यहां पे देखिए आप सांद्रता, और ये हो जाएगा कि 1 माइनस, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूं, सांद्रता, और यहां पर हो गया
कि 1 माइनस एन, और समय को मैं ऊपर लेके आता हूं तो ये क्या हो गया कि समय की पावर -1, क्योंकि नीचे है और नीचे नीचे था तब इसकी पावर +1 में थी, ऊपर लेके आए तो इसकी क्या होगी -1 में हो गई है। तो ये हमारे पास इसकी इकाई आ चुकी है। अब देखिए, एक तो इस रूप में आपको पूछ सकता है, या इसके दूसरे भी रूप है, उस रूपों में भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको देखना है। यहां पे लिख देता हूं मैं कि कई बार ये भी पूछ लेता है भगवान किसी भी रूप में आ सकता है दोस्तों, किसी भी इंसान के रूप में आ सकता है, किसी भी पशु के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पे जो इसकी इकाई है कि ये किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि K इक्वल टू, यहाँ पे जो सांद्रता है, सांद्रता को अपन क्या लिख देंगे कि मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस एन गुणा समय को मैं लिखता हूं सेकंड में, तो सेकंड की पावर -1। तो ये भी इसकी इकाई हो सकती है, या यहाँ पे सेकंड की जगह मैं मिनट भी कर सकता हूं। तो या अपन बोल सकते हैं कि इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन इंटू मिनट की पावर -1। तो ये भी इसकी इकाई हो सकती है। और आप यहां पे देखिए, यदि मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, इतना बहुत है, आप इसको, ये 3 इकाई मैंने लिखी है, इसको आप याद कीजिए और मस्तरी। हाँ, एक रूप इसका और हो सकता है, यहां पे क्या हो जाएगा कि K इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन इंटू 1 सेकेंड। और यह इसको इस प्रकार भी पूछा जाता है, यहाँ पे सेकंड है, ये मिनट में भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा मोल प्रति सेकंड, और यहाँ पे 1 माइनस एन इंटू 1/सेकेंड। तो ये इसकी इकाई आपको पूछ सकता है। अब देखिए, ये तो अपन इसकी परिभाषा, इसकी निर्भरता और इसकी इकाई अपन ने देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। यहां पे देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहे हैं 2 मोल अमोनिया। अभिक्रिया में के की इकाई आपको बतानी है, के की इकाई बतानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो देखिए, हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो के की इकाई का फॉर्मूला मैं पहले वाला लगाता हूं कि के इक्वल टू, ये क्या है कि मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस एन। अब देखिए, एन यहाँ पर अज्ञात है, तो एन क्या होता है लिख देता हूं मैं। एन इक्वल टू, अपन ने पीछे बोला था कि N1 प्लस N2, यानी कि ये अभिकारकों के मोल हैं, अभिकारकों के मोल, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे अभिकारक कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक है। तो देखिए, नाइट्रोजन का तो 1 मोल है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल है। तो हमारे पास N का मान कितना आ चुका है, 1 + 3 यानी कि 4 हमारे पास की वैल्यू आ चुकी है। तो अपन N की वैल्यू क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, गुणा सेकंड इनवर्स। इसको अपन सोल्व करते हैं तो K इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे पावर -3, और ये सेकंड इनवर्स 1। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या देखिए कि मोल की पावर -3, और यहाँ पे इनटू में लीटर की पावर 3 इंटू सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, अपन इसका एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो आप देखिए, मैं यहां पे क्वेश्चन के बारे में बताता हूं।
यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और बोल दिया जाए, हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 2SO2 प्लस O2 मिलके 2SO3 का निर्माण करते हैं। यहां पे लिख देंगे अभिक्रिया में वेग नियम को लागू कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अपन वेग नियम कैसे लगाते हैं कि अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल को ही वेग नियम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे अपन लिख देंगे कि वेग इक्वल टू, अभिकारक कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये तो उत्पाद है, इनको काउंट नहीं करना है। अपन अभिकारक ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे जो नियतांक वो लग जाएगा और इसके मोल कितने हैं, 2 मोल है। और इसी तरह ही ऑक्सीजन की सांद्रता और ऑक्सीजन कितने मोल है, 1 मोल है। तो अपन इस प्रकार आसानी से वेग नियम को लागू कर सकते हैं। यदि आपको इसमें यह पूछा जाए कि अभिकारकों के कितने मोल हैं, तो अपन बता देंगे कि अभिकारकों के 3 मोल हैं। 2 मोल तो यहां पे किसके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है। तो इस प्रकार आप मोल भी यहां से डिसाइड कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे इससे आते हैं और आप भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ और हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। ओके।